नमस्कार फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ मुख्य बैंकिंग बातों के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरुआत करने के लिए इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट एंड मंजूरी दे दी है। यानी कि पीएमसी बैंक जो पहले डूब गया था उसको टेक ओवर करने के लिए रास्ता खुल गया। यानी कि सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी को ये टेक ओवर करने में सहूलियत होगी और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के बाद पीएमसी बैंक को टेक ओवर कर लेगा। फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल पीएमसी बैंक के जो भी हमारे डिपॉजिटर्स थे उनकी प्रॉब्लम समाप्त नहीं हो रही थी और इस इन प्रिंसिपल मंजूरी के बाद ही पीएमसी बैंक के रेजुलेशन की शुरुआत भी हो गई और इससे इस बैंक के डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, आरबीआई ने मार्च में कहा था कि पीएमसी बैंक के रेजुलेशन के प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि इसके साथ यह भी बताया गया था कि टेक ओवर करने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स के बाइंडिंग ऑफर मिले हैं। पीएमसी बैंक को पिछले पास 10,727 करोड़ का डिपॉजिट था, 4,472 करोड़ का एडवांस देता। बैंक का कुछ ग्रॉस एनपीए 3,518 करोड़ था। इसके साथ हम बात करते हैं एचडीएफसी के अनइथिकल प्रैक्टिस के बारे में। फ्रेंड्स, आपको भी याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे 10 करोड़ का पेनाल्टी लगाया था और इसका मुख्य कारण था कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 19-20 तक यानी लगभग 6 साल तक बैंकों को उन ग्राहकों को जो ऑटो लोन लेते थे उनको जीपीएस डिवाइस बेचने के लिए इंसिस्ट किया जाता था और वो जीपीएस डिवाइसेस किसी थर्ड पार्टी का था और ये संभवतः है कि इसको बेचने के पीछे बैंक को कमीशन लेना था। और फ्रेंड्स, इन जीपीएस डिवाइस का काम जो दाम था वो लगभग 18,000 से 20,000 रुपये तक था और ये ऑटो लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को ज़बरदस्ती बेचा जा रहा था। और इसकी शिकायत जब हुई और इसकी पुष्टि भी हुई तो उसके बाद रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पे 10 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। अब एचडीएफसी बैंक ने एक सार्वजनिक नोटिस करके कहा है कि वो इसको अपने ग्राहकों को वापस करेगा, रिफंड करेगा और इसके लिए जो उनका रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है उसमें पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा और उन ग्राहकों से निवेदन है कि लगभग 30 दिन बाद इसमें संपर्क करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं छोटी सी प्राइवेट बैंक किस तरह से अनइथिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी की वजह से एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक ने एक अलग इंडिपेंडेंट कंपनी से इसकी जांच करवाई थी। हालांकि अपने पक्ष में एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही तर्क दिए थे लेकिन उसको रिजर्व बैंक ने मानने से इनकार कर दिया था। अब वो पैसा ग्राहकों को वापस किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक अच्छी खबर, जब तक कि रिकवरी ना हो जाए, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों का एक ग्रुप देश से भागे हुए कारोबारी विजय माल्या के 3 कंपनियों में शेयर होल्डिंग बेचकर किंगफिशर लाइन को दिए गए 6,200 करोड़ रुपए को लोन को रिकवरी करेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, मैकडॉवेल होल्डिंग्स लिमिटेड में माल्या के शेयर होल्डर्स की डील 23 जून को बेचे जाएंगे। और आपको बता दूं कि माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2000 से बंद है। माल्या को 2019 में लोन पर डिफ़ॉल्ट करने और कथित तौर पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए देश से भगोड़ा साबित कर दिया गया है और आर्थिक अपराधी भी घोषित किया गया था। वो ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यार्पण के खिलाफ मामला चल रहा है। अगर माल्या के शेयर्स की बिक्री होती है तो ये बैंक को किंगफिशर विजय मामले में बहुत बड़ी रिकवरी होगी। किंगफिशर को दिया गया लोन 2012 के अंत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया था
और माल्या ने मार्च 2016 में देश छोड़ा था और उन पर 17 बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। मनी कंट्रोल के मिले डॉक्यूमेंट्स के अनुसार शेयर्स की बिक्री बेंगलुरु के DRT के निगरानी में होगा, जिसने रिकवरी ऑफिसर ने 6,203 करोड़ रुपए के लोन की रिकवरी के लिए शेयर्स के बेचने का अथराइज किया है। अगर ब्लॉक डील के तहत शेयर्स की बिक्री नहीं हो पाती तो बैक ब्लॉक या रिटेल के जरिए शेयर्स के बेच सकते हैं। किंगफिशर को लेन देने वालों में बैंकों में SBI, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक हैं। यानी कि अगर 6,200 करोड़ का रिकवरी होता है तो इट्स ए बिग डील फॉर द बैंक्स। अब बात करते हैं कुछ यूनियन की, बैंक्स यूनियन की, कि बैंक्स यूनियन की क्या दृष्टिकोण है बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आपको बता दूं कि बैंक्स यूनियन आर वरीड दैट आउटसोर्सिंग ऑफ द सेवरल जॉब्स हैज ऑलरेडी लेड टू रिट्रेचमेंट इन क्लरिकल रोल्स एंड प्राइवेटाइजेशन पास ए ग्रेटर रिस्क टू those positions. Friends, public sector bank union have threatened an indefinite strike over the privatization of PSB in case of adverse announcement like loss of job or pensions. यूनियन के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिम्मेदार व्यक्ति ने इस बात का स्टेटमेंट दिया है कि बैंक्स इम्प्लाइज इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन कब? प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं, जब उन्हें उनके जॉब पे खतरा होगा, यानी कि BRS लेके या निकालने का, रिट्रेचमेंट करने का, अथवा पेंशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तब दे विल गो फॉर द इंडेफिनिट स्ट्राइक। उनका इन केस द स्कीम इज डिटरमेंटल टू द एम्प्लॉयज वी विल गो ऑन indefinite strike unless such measures are rolled back. All the India Bank Employees Association General Secretary CS वेंकटचलम ने कहा। फ्रेंड्स, यहाँ दो बातें क्लियर हैं कि यूनियन दे आर वेटिंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन, दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन। और अगर उसके बाद जब बैंकों के जॉब की प्रॉब्लम आएगी, जो स्टाफ एम्प्लॉय को VRS अथवा किसी माध्यम से निकालने का बात आएगी, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगा, तब ये दे विल गो फॉर द इंडेफिनिट स्ट्राइक। यानी कि ये मान के बैठा है UFBU कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा, और अगर उसके बाद एम्प्लॉइज के ऊपर कोई आफत आती है देन दे विल गो फॉर स्ट्राइक। ये नीति यूनियन की समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि हम जिस प्रक्रिया को रोकने के बाद नहीं रोक रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद की बात करेंगे। अरे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और किसी के प्राइवेट ओनर्स के पास चला जाएगा, उसके बाद अगर वो कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन लेता है तो यूनियन क्या कर पाएगी? तब इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल करने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? मतलब तो तब होता कि जब यूनियन इस तरह से प्रोटेस्ट करती ताकि बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो आइडिया है गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ता। जब इसको गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती कि नहीं, हम किसी प्रकार का कोई भी हम प्राइवेटाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं, हम बैंकों की मजबूती की काम करेंगे, बैंकों की गवर्नेंस की बात करेंगे, बैंकों में NPA कम करने की बात करेंगे, कॉर्पोरेट डिफॉल्टर से पैसा रिकवरी की बात करेंगे, न कि हम प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन यूनियन हाथ पे हाथ रखे बैठा है, एंड दीज आर द टोटली फेल्योर ऑफ द यूनियन। बाद में क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को रिट्रेचमेंट कर दिया गया, निकाल गया, या क्लर्कल एम्प्लॉय को कम कर दिया गया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तब पड़ेगा तब इंडेफिनिट स्ट्राइक करने का क्या मतलब होगा। फ्रेंड्स, हमारे सभी बैंक एम्प्लॉय साथियों से निवेदन है कि अपने यूनियन को इस बात को मजबूर करें कि वो प्रोटेस्ट करें ताकि प्राइवेटाइजेशन ही ना होने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नेक्स्ट BNA बैंकिंग न्यूज एनालिसिस के साथ
जैसे कि लोग डीएनए कहते हैं, मैंने बीएनए बना दिया है। बैंकिंग न्यूज एनालिसिस के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।